हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप KNP एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम एनालाइज करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर 13 जनवरी का। थर्सडे है आज, तो जनवरी 13 का हिंदू न्यूज़पेपर एनालाइज करते हैं। तो चलते हैं पहली न्यूज़ पर। हाँ, उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, ठीक है। तो पहली न्यूज़ है, हेट स्पीच SC6 रिस्पॉन्स फ्रॉम गवर्नमेंट। यानी कि ये हेट स्पीच अब डेली न्यूज़ में आ रहा है, तो इसे आज पूरा एनालाइज करते हैं कि हेट स्पीच है क्या, कहाँ डिफाइंड है, कहाँ डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेट स्पीच की। तो हेट स्पीच जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइंड है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में हेट स्पीच कहीं भी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं तो हेट स्पीच डिफाइन कहाँ पे है। तो हेट स्पीच जो है 267 रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया था कि हेट स्पीच होती क्या है। देखो, हेट स्पीच इज स्टेटेड एज एन इंसाइटमेंट टू हेटरेड प्राइमली अगेंस्ट ए ग्रुप ऑफ पर्सन डिफाइंड इन टर्म रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ। यानी कि जो हेट स्पीच है वो किसी भी व्यक्ति के, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी जेंडर के, यानी किसी के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए, भावनाएं मतलब इमोशंस, बिलीफ्स, कल्चर्स, इनको ठेस पहुंचाने का मतलब है इनकी रूढ़िबद्धता के खिलाफ जाए, तो वो हेट स्पीच इंक्लूड हो सकती है। अच्छा, हेट स्पीच जो होती है वो कॉन्टेक्स्ट के माध्यम से डिफाइन की जाएगी कि ये हेट स्पीच है या नहीं है। हेट स्पीच देखो दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और एक हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मतलब हेट स्पीच कहाँ डिफाइंड है। अच्छा, हेट स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? नहीं, हेट स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। और सब्जेक्टिव बेस के लिए क्या हो गया हेट स्पीच, कि भाई हेट स्पीच मतलब क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, इसके रीजंस क्या हैं, ठीक है ना। इसके आगे परिणाम क्या होंगे, हेट स्पीच अगर दे दो तो इसका आगे क्या बनेगा, ठीक है, इसकी भूमिका क्या रही होगी। तो ये सारे हेट स्पीच के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। तो हेट स्पीच ये हो गया। हेट स्पीच इंटेंड टू क्रिएट ए हेट्रेड टुवार्ड्स ए पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है। MCQ कैसे आ सकता है, हेट स्पीच कहाँ डिफाइंड है, कहाँ कहाँ से रिलेटेड है, डिफाइंड नहीं बोलेंगे, रिलेटेड कहाँ कहाँ पे है। तो IPC के सेक्शन 505 क्लॉज 1 और 505 क्लॉज 2। अच्छा, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए बताओ। 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है, सब क्लॉज ए है कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, यही है ना आर्टिकल 19 क्लॉज बने, ठीक है। अब आप आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए के बाद 19 क्लॉज 2 पे जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगी कि दिस इज रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसे हम रेस्ट्रिक्ट किसी भी बेस पे, यानी सॉवरेनिटी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया हो, ठीक है, और मतलब पब्लिक मोरल हो, इस बेस पे हम इसे बैन कर सकते हैं। दूसरा, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1955 1A, इसमें भी ये डिफाइंड नहीं है, इसमें दिया हुआ है, ठीक है। RPA क्या बोलता है, RPA बोलता है कि भाई अगर आपने कोई भी हेट स्पीच दी तो आप इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। आप एक और चीज़ ध्यान करो, आर्टिकल नंबर 17 ध्यान करो, जहाँ अनटचेबिलिटी दे रखी है, वहाँ भी एक टर्म है कि अगर आपने अनटचेबिलिटी को फॉलो किया, यानी कि आर्टिकल 17 के अंदर आपने अनटचेबिलिटी को बढ़ावा दिया किसी भी रूप में आर्टिकल 17 में, तो भी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो अनटचेबिलिटी भी कहीं ना कहीं एक हेट स्पीच का पार्ट बन जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो श्रेया सिंघल और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। इसमें क्या हुआ था, श्रेया सिंघल में, इसमें जो हेट स्पीच थी, इसमें बताया भाई अगर देखो आप किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है, और उसकी वकालत कर रहे हो, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप उसे इंसाइटमेंट यानी कि एक उत्तेजित भावना से बोल रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं ये ही सही है, तो वो एक अलग चीज़ है। यानी दोनों में डिफरेंस किस में, एक तो डिस्कशन हो गया, ठीक है, और एक एडवोकेसी हो गई, ठीक है। अगर आप इन दोनों को कर रहे हो तो आप अपनी बात रख रहे हो, ठीक है, ये होता है बात रखना। और अगर आप इन दोनों चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हो, यानी कि इंसाइटमेंट कर रहे हो, ठीक है, जैसा कि इस केस में हुआ है, कालीचरण वाले केस में, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में है, या आप उसे हेल्ड कर दो कि नहीं भाई यही सही है, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपको हेट स्पीच का बढ़ावा देना, तो हमको ये नहीं करना है। अच्छा, अगर हेट स्पीच की एक और कमेटी की बात कर लें तो ज़्यादातर कमेटी जो है, जितनी भी कमेटी आई हैं, जैसे एक कमेटी आई थी विश्वनाथन कमेटी, ये आई थी 2000
19 में, ठीक है। इस कमेटी ने बोला है भाई हेट स्पीच जो भी दे आप उसके लिए पनिशमेंट लाओ, कि इतने साल का पनिशमेंट होगा, 2 साल का, 5 साल का, 5,000 रुपये फाइन होगा, जो भी होगा, ठीक है। असलियत में क्या है, अभी हेट स्पीच का एक आर्टिकल और आया है, इसे यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आर्टिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, एडिटोरियल पे, ठीक है। हेट स्पीच में एक और कंडीशन है कि हेट स्पीच असलियत में कहीं डिफाइंड नहीं है, कि अगर आईपीसी में भी ये डिफाइंड है तो आईपीसी में भी अलग अलग कंटेक्स्ट हैं, ठीक है, कि आपने ये बोला है तो ये है, ये बोला है तो ये है ना। तो हेट स्पीच को हम पर्टिकुलरली डिफाइन नहीं कर पाते कि हेट स्पीच है क्या। तो अच्छा, हेट स्पीच होती क्यों, अगर थोड़ा सा इसे मेंस पर्पस से देखें, सब्जेक्टिव पर्पस से, देखो हेट स्पीच 3-4 रीजन से हो सकती है। एक तो भाई आप अपने आप को सुपीरियर दिखा दो कहीं पे, कि देखो हम तुमसे सुपीरियर हैं, तो आप हेट स्पीच दे सकते हो, ठीक है। जाति में सुपीरियर दिखाओ, रेस में, कास्ट हो गया जाति, ठीक है, धर्म में, है ना, रिलीजन, तो आप किसी चीज़ में अगर अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते हो तो आप हेट स्पीच दोगे, ठीक है। अगर आपकी स्टीरियोटाइप यानी रूढ़िबद्धताएं, ठीक है, अगर आपकी स्टीरियोटाइप पहले से आपको वही मतलब एक जेनेटिक बेस में मिली हैं, जीन्स में मिली हैं, ठीक है, कि हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, रूढ़िबद्धता है, वो भी कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी, हेट स्पीच को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। अच्छा, हेट स्पीच दूसरा होता है अगर आप किसी से, किसी कम्युनिटी से, किसी भी हिस्टोरिक कारण के लिए रिवेंज लेना चाहते हो, ठीक है, हेट स्पीच वहाँ भी आ सकती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, हेट स्पीच में एक सेल्फ मोटिव भी होता है। सेल्फ मोटिव जैसे सेल्फ आपका कोई पॉलिटिकल मोटिव है कि भाई इस जाति के खिलाफ, इस धर्म के खिलाफ, ठीक है, इस बंदे के खिलाफ अगर हम कुछ बोलेंगे तो वहाँ से हमें पॉलिटिकल मोटिव हो सकता है, या इकोनॉमिकल मोटिव, जो भी हो आपका सेल्फ मोटिव। तो ये हेट स्पीच के कुछ रीजन्स होते हैं, ठीक है। और हेट स्पीच में लगभग आज के लिए इतना है, अगर थोड़ा बहुत देखेंगे तो आर्टिकल में देख लेंगे, है ना। और हेट स्पीच में अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो हेट स्पीच, अच्छा अब थोड़ी सी केस पे बात कर लेते हैं। केस में क्या बात है, हेट स्पीच का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केस लेने से मना किया था, लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब ये केस ले लिया है, ठीक है। केस पहले से भी चल रहा है। तो इसमें जो वकील थे कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने बोला था कि आप हेट स्पीच को, ये जो कालीचरण वाली सभाएं हैं, ठीक है, इनको बैन कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों में होने जा रही हैं, बहुत सारे शहरों में होने जा रही हैं। अगर ये बैन हो जाएंगी तो ये आगे हेट स्पीच नहीं फैला पाएंगी, या इन पे कोई नया लॉ बनाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम देखेंगे, 10 दिन बाद की उन्होंने डेट दी है, ठीक है। थोड़ा सा अगर सुप्रीम कोर्ट देख लें तो उन्होंने क्या बोला है, ये देख लो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, देयर आर एनफ प्रोविजंस ऑफ द लॉ अगेंस्ट हेट स्पीच। एनफ लॉ कौन से हैं, आईपीसी सेक्शन में, ठीक है। एंड देयर आर अवर जजमेंट, जजमेंट भी हैं, जैसे मैंने बता दिया भाई, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला, ठीक है। तो कपिल सिब्बल साहब ने बोला था सम इवेंट्स आर बीइंग प्लान, जो इवेंट प्लान हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेमेटरी स्पीच फैला सकती हैं। सो पेटिशनर्स आर एट लिबर्टी टू ब्रिंग देम टू द नोटिस ऑफ लोकल अथॉरिटी। तो इन्होंने बोला कि अभी जब तक आप इसे लोकल अथॉरिटी के पास एफआईआर कराओ, उन्हें सौंपो, उन्हें बताओ, ठीक है। हेट स्पीच यहाँ तक क्लियर हुई। ये नेक्स्ट सेशन जेएनयू अभी देखेंगे, एक न्यूज है इसके आगे, ठीक है, वहाँ पे इसे कवर करेंगे, है ना। हेट स्पीच क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं रिटेल इन्फ्लेशन पे। रिटेल इन्फ्लेशन एसिलरेट्स टू 5.59%, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो एसिलरेट हुआ है। एसिलरेट यानी कि दिसंबर, अब कौन सी चल रही है, जनवरी, सॉरी, यानी कि जनवरी 2021 में और जनवरी 2022 में, ठीक है, यानी कि इस साल के महीने में और पिछले साल के महीने में देखा जाता है, ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इन्फ्लेशन है क्या। इन्फ्लेशन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, इन्फ्लेशन जो है वो रेफर्स टू जनरल प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी, यानी इन्फ्लेशन का मतलब है किसी भी चीज़ के, वस्तु के या किसी भी सर्विस के प्राइस इंक्रीज होना इन्फ्लेशन के अंडर आता है, ठीक है। अच्छा, अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन क्यों हो सकता है, देखो इन्फ्लेशन कैसे कैसे, 4 रीजन है इसके, 2-3 रीजन है मेन तो, ठीक है। देखो पहले तो हो सकता है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन की वजह से, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये कैसे होगा, आपके पास मान लो बहुत सारा पैसा है, ठीक है, पैसा है, पैसा गवर्नमेंट दे दिया है। अब आप एक चीज़ के पास बहुत सारे लोग जाओगे, भाई ये चीज़ मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, ठीक है। जब आपको चीज़ चाहिए तो उस चीज़ की खत्म होगी, अगर खत्म होगी तो रेट ज़्यादा होंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये क्या हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके बाद एक और इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है, देखो वहां तो बढ़ी थी मनी से, वहां आपके पास पैसा ज़्यादा था। यहाँ क्या होता है, मान लो मानसून आया, ठीक है,
मानसून आया, आपकी वेजिटेबल हुई कम, ठीक है, वेजिटेबल जो प्रोडक्शन है अगर वो कम हो गया तो उसके बाद अगर यहाँ मान लो प्रोडक्शन है कम, ठीक है, आलू आते थे हमेशा 10 टन मान लो और यहाँ आए 5 टन, ठीक है, पब्लिक के पास पैसा उतना ही है, अब पब्लिक क्या चाहेगी, 5 टन पैसा ज़्यादा रेट में खरीदेगी, ठीक है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, उनके जो महीने की सैलरी है वो भी इतनी है, वेजेस भी उतने हैं उनके, ठीक है, उनका खर्चा बल्कि बढ़ गया, तो ये फिर इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देगा, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बाद बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो। अच्छा, इन्फ्लेशन की जो आरबीआई ने रेंज दी है भाई 4 ± 2% तक, ठीक है, यानी कि 4 से 6% आपका अगर इन्फ्लेशन है तो ये इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, ठीक है ना। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन समझ लेते हैं पहले। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस राइज 3 इयर्स और लेस, 3 इयर्स कर लो, इसे 4 इयर्स कर लो, ठीक है, ये 3 या 4 के आसपास होता है ना, और प्राइसेस इंक्रीज 2% प्लस या 2% माइनस, तो ये जो है इनको इकोनॉमी को अच्छी करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छी करता है, होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, ये डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेशन माना जाता है। डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लेशन का मतलब है 3 से 10% के बीच में हो गया, यानी इकोनॉमी में ये चीज़ों के दाम बढ़ा रहा है, ठीक है। अगर देखो पीपल ज़्यादा खरीदना, अच्छा दाम बढ़ेगा, मान लो पहले था 3%, अब अगले महीने देखा भाई 4% हो गया, फिर देखा भाई 5% हो गया, पब्लिक क्या करेगी, चीज़ों को खरीदने लगेगी, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेगी, अगर सारी चीज़ें खरीद लेगी तो फिर कौन सा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, फिर बताओ, फिर हो जाएगा डिमांड पुश इन्फ्लेशन, ठीक है, वो चीज़ बढ़ने लगेगी, तो ये होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसके बाद बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन जब 10% या उससे ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है, 10% या उससे ज़्यादा बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बिजनेस और एम्प्लॉय जो हैं वो कॉस्ट और प्राइस में रिलेशन नहीं रख पाते हैं ना। और इसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, भाई अगर आपके यहाँ महंगाई ज़्यादा है तो एक चीज़ बताओ, फॉरेन इन्वेस्टर आपके यहाँ क्यों आएगा, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तो वहाँ इन्वेस्ट करेगा ना जहाँ इन्फ्लेशन कम है, ठीक है, तो यहाँ से फिर नुकसान हो जाता है, ठीक है। गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गया। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन देखो, जब भाई 50% से ज़्यादा गैस, 50% एक महीने में इन्फ्लेशन पार हो रहा है, यानी कि अब तो रुक ही नहीं सकता। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हाइपर इन्फ्लेशन में फिर ये जो बार्टर सिस्टम होता है, यानी कि सामान का लेन देन, ठीक है, अब एक चीज़ मान लो, एक चीज़ तो है 500 रुपये की हो गई वो 10 रुपये वाली चीज़, अब जब 10 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये की होगी तो आप 500 रुपये की चीज़ क्यों खरीदोगे, मान लो 10 रुपये की चीज़, फिर आप उससे एक बोल दो भाई तू बिस्कुट का पैकेट ले ले और ये जो चीज़ है ये मुझे दे दे, ठीक है, तो ये हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन ज़्यादातर बाल के बाद ऐसी कंडीशंस में ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन नहीं हुआ, ठीक। अच्छा, इन्फ्लेशन जो है वो इंडिकेटर है डिक्रीजिंग इन परचेजिंग पावर, यानी कि अगर परचेजिंग पावर में डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, तो वो इसका इंडिकेटर है, ठीक है। एक परचेजिंग पावर इंडेक्स भी होता है, परचेजिंग पावर इंडेक्स, ठीक है, तो वो भी यही इन्फ्लेशन से रिलेटेड होता है ना। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो इन्फ्लेशन मेजर किस किस में किया जाता है, देखो इन्फ्लेशन दो टर्म में मेजर किया जाता है, एक तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है, एक डब्ल्यूपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन है। समझते हैं अभी सीपीआई डब्ल्यूपीआई क्या होता है। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है वो कंज्यूमर की तरफ से, यानी कंज्यूमर की इन बास्केट में कितने परसेंट इन्फ्लेशन का इंक्रीजमेंट हुआ, कितने परसेंट इन्फ्लेशन का डिक्रीजमेंट, या उसे डिफ्लेशन बोल दो, ठीक है, या डिसइन्फ्लेशन बोल दो, है ना, तो ये होता है कंज्यूमर के पर्पज से। डब्ल्यूपीआई में क्या होता है, डब्ल्यूपीआई में होता है होलसेलर के पर्पज से, यानी जो कंज्यूमर पे नहीं आता बाकी जगह जाता है, ठीक है। होलसेलर जैसे भाई दुकानदार पे आ गया, या जो होलसेलर आते हैं उन पे आ गया, कंपनी पे आ गया, ठीक है, यानी कंज्यूमर के अलावा जहाँ भी जाएगा तो डब्ल्यूपीआई उस बेस पे होता है। अच्छा, आप एक और चीज़ देखो, ये आज 13 तारीख को क्यों आया, ये जो आर्टिकल न्यूज़ है 13 तारीख को क्यों आई, क्योंकि सीपीआई जो है हर एक महीने की 12 तारीख को रिलीज होता है डाटा एनएसओ के द्वारा, ठीक है। सीपीआई के कौन कौन से टाइप्स हैं डिस्कस कर लेते हैं। सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, है ना, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई फॉर रूरल लेबरर, और सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, ये अभी आया है जल्दी में, ठीक है। ये देखो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर लेबर जो होती है इसे वो लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, इस डाटा को लेबर मिनिस्ट्री निकालती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, थोड़े से इसके टैप्स कर लेते हैं। इन्फ्लेशन के टैप्स का मतलब इन्फ्लेशन कैसे होता है,
एक चीज़ मान लो, इन्फ्लेशन में समझते हैं हम पहले डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है, देखो ये 2-3 टर्म है, इन्हें समझ लो आप सही से, है ना। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन होता है मान लो पहले कोई चीज़ सामान था 10 रुपये का, ठीक है, अब वो सामान आपको 9 रुपये का बेचना पड़े, ठीक है, यानी कि 0% से लेस इन्फ्लेशन चला जाए, जो ग्रोथ है 0% से लेस हो, है ना, माइनस में ना हो लेकिन 0% से लेस हो, ठीक है, और माइनस में भी हो सकती है। तो ये 10 रुपये का सामान अगर आप 9 रुपये को बेच रहे हो तो ये डिफ्लेशन होता है। अच्छा, डिफ्लेशन में ये बताओ जो वैल्यू ऑफ मनी है वो बढ़ेगी या घटेगी, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ेगी या घटेगी, जल्दी बताओ। देखो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों हो जाएगी, मान लो पहले सामान था 10 रुपये का, ठीक है, वो आपको 10 रुपये मिलता था, अब आपको 9 रुपये में, आप अब 9 रुपये में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हो ना, है ना। तो ये जो है, अब इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन समझ लेते हैं। डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन होता है रिडक्शन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का रेट जो है वो रिड्यूस तो हो रहा है लेकिन जीरो से ज़्यादा है ना, बाकी लेकिन कम हो रहा है, ठीक है, तो उसे आते हैं डिसइन्फ्लेशन की कैटेगरी में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिसइन्फ्लेशन में आप समझ लो कि कैसे क्या होता है, मान लो जैसे भाई देखो, डिसइन्फ्लेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहा है लेकिन बहुत कम रेट पे है ना। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं आपका स्टैगफ्लेशन, अगली टर्म आती है स्टैग, ए और है बीच में, ठीक है, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। अगर ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो उसे बोलते हैं हम स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन इकोनॉमी के लिए खतरनाक कंडीशन है और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री के लिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री है, यानी कि एज 15 से 59 है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ओपन इन्फ्लेशन। एक होता है ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट मान लो आपको किसी चीज़ पे सब्सिडी दे रही थी और अब वो सब्सिडी ना दे, ठीक है, तो ये ओपन इन्फ्लेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है केरोसिन ऑयल, ठीक है, यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ये उसके बाद सस्ता होता है, मान लो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं दे रही है ना, तो ये महंगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओपन इन्फ्लेशन। इसके बाद डिस्कस करते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन। देखो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है, एक तो एक चीज़ समझ लो आप, जो इन्फ्लेशन है उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, 0% इन्फ्लेशन कभी नहीं हो सकता। तो सप्रेस्ड इन्फ्लेशन जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को एक मॉडरेट लेवल में, यानी 4 ± 2% लेवल में सोचती है कि इसी में रहे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी सोचती है कि इसी में रहे। तो फिजिकल और मॉनेटरी एक्शन जो होते हैं इसे मॉडरेट लेवल में रखने के लिए वो आते हैं सप्रेस्ड इन्फ्लेशन के बीच में। एक डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इन्फ्लेशन की टोटल मेजर, इन्फ्लेशन का टोटल मेजर जो होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, जिसमें आपका फूड वेजिटेबल सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। कोर इन्फ्लेशन, देखो कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन में स्पेशली कोर इंडस्ट्रीज का डाटा होता है। 8 कोर इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियोज में, अगर नहीं देखी हो तो पहली वीडियोज देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेशन में इतना बहुत था, है ना, और इसके बाद इन्फ्लेशन कुछ बचा नहीं है, एक और चीज़ बची है बस लास्ट बात, जो इन्फ्लेशन की बेस ईयर है। बेस ईयर होती है 2012, यानी बेस ईयर का मतलब है बेस डाटा। इन्फ्लेशन बढ़ा किस टर्म में, मान लो आप बोल दो भाई 5% बढ़ गया, तो 5% का मतलब क्या है भाई, जो रेट 2000 में थे आप उसके कंपेयरिंग से बता दो कि अब 5% बढ़ गया, ये होता है इन्फ्लेशन। और बताओ अगर इसमें और कुछ डिस्कस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही बहुत है, ठीक है। ये हो गया इन्फ्लेशन, है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इन्फ्लेशन एसिलेटेड टू 5 पॉइंट। अच्छा, ये अब कितना हो गया था, 5.59% बता दिया इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन ये, ठीक है। अच्छा, ये जो है कंज्यूमर फूड, ये इन दिसंबर एज अगेंस्ट, ठीक है, ओके ओके ओके, दिसंबर में 4.59% था, बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, इस बार क्यों बढ़ा है इन्फ्लेशन, इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो फूड में प्राइस इंक्रीज होने की वजह से ये इन्फ्लेशन बढ़ा है, जो टमाटर 40 रुपये चल रहे हैं उसी की वजह से है, बस ये समझ लो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, हेट स्पीच हम डिस्कस कर ही चुके हैं। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, 2.41 लाख फ्रेश कोविड केसेस, कोई हैं केसेस हैं, ठीक है। एससी ग्रांट्स से ये बेल मिल गई है। इंदु मल्होत्रा पैनल टू प्रूव, ये ध्यान रख लेना, पैनल बस का भी नाम याद रख लो, इंदु मल्होत्रा पैनल है, ठीक है। और इसके बाद अगर अगली न्यूज़ पे चलें हम, है ना, इसके बाद कपिल सिब्बल वाली न्यूज़ हो गई, इसके बाद अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगर ये चल जाए, सब्सक्राइब करो पहले आप, इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ठीक है, तो
अच्छा ये आ गई। देखो की कॉन्स्पिरेटर एंड रोहिणी शूट आउट नेव्ड फ्रॉम नदेला। देखो मैंने पहले ही बोला ऐसी न्यूज़ को ऐसे काटा करो, ठीक है ना। हॉस्पिटल एडमिशन डबल डबल हो चुके हैं, ठीक है। नो सेपरेट पास नीडेड फॉर नाइट वीकेंड कर्फ्यू, कोई कर्फ्यू की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऊपर तो कुछ नहीं बचा था, ये कुछ नहीं है। देखो ये जस्ट जॉय टू बीजेपी एज एन अदर यूपी मिनिस्टर रिजाइन, ऐसे काटो। बीजेपी लीडर्स ऐसे काटो। अयोध्या टिकट कहीं से भी चुनाव लड़ो भाई, होना तो वही है जो होना है, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेज पर चले हम, तो नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। एक मैंने आपसे पहले ही बोला था, फ्रॉम नेक्स्ट सेशन जेएनयू एडमिशन थ्रो CU एट, यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट होंगे। अच्छा जेएनयू ने ये बोल दिया इस बार, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए टेस्ट होंगे, एक साथ होंगे। जेएनयू का एडमिशन उससे होगा। सर इसमें दिक्कत क्या आ रही है? इसमें दिक्कत आ रही है कि वन साइज फिट नॉट फॉर ऑल। जो वन साइज है, स्टूडेंट यूनियन ने बोला कि भाई वो सभी के लिए नहीं है। जेएनयू में अलग टाइप के कोर्स हैं, अलग टाइप की वैरायटी है, तो ये नहीं होना चाहिए। इस पर बहुत सारे क्रिटिसिज्म आ रहा है। फ़ायदे क्या है? फ़ायदे ये हैं कि देखो जो स्टूडेंट होता है वो बार बार तैयारी करने से बचेगा, यानी कि बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसका सबसे बड़ा खर्चा बचेगा, हर एक अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे फायदे नुकसान हैं। तो जेएनयू में एडमिशन हो गया है। अगर जो भी जेएनयू में जाना चाह रहे हैं तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान कर लेना। दिल्ली कोर्ट डिस्चार्ज 6% इन दैट केस, यानी दैट केस में डिस्चार्ज इसलिए कर दिया, कोई उनको वो सबूत नहीं मिला है, प्रूफ नहीं मिला है। मैरिटल रेप नॉट रेप अंटिल हस्बैंड प्रोटेक्टेड, ठीक है। रेप रेप नहीं है। एक केस फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आपको पता ही होगा, ठीक है। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबके लिए सेम लॉ होगा। डाइवर्स मैरिज पे, ठीक है, इन सब पे सेम लॉ होगा। मजीदा क्वेश्चन बाय SIT फॉर 2 आवर्स, ठीक है, अच्छी बात है, क्वेश्चन होने चाहिए। दिल्ली बीजेपी क्वेश्चन आप ओवर पेंशन फॉर विडो इन पंजाब, ये आपस में लड़ाई है। लता दीदी दीदी बोलो जो भी बोलो, है ना, उनको ऑब्जर्वेशन ICU में कोरोना हो गया है उनको। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। तो पहले ही न्यूज़ क्या है नेक्स्ट पेज की, ये देखो। कालीचरण महाराज अरेस्टेड इन बड़धा। कालीचरण महाराज जो है वो बड़धा में अरेस्टेड हो गए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के खिलाफ उन्होंने बहुत कुछ बोला था। बिल अनाउंस CM कैंडिडेट फॉर पंजाब नेक्स्ट वीक, ये नेक्स्ट वीक में आम आदमी पार्टी अनाउंस करेगी। इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे काटो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं। तो ये देखो, ये है डिसेंट्रलाइज्ड, इसे थोड़ा सा, ये महाराष्ट्र फेसिस शॉर्टेज ऑफ कोवैक्सीन, महाराष्ट्र में कोवैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग स्कूल्स, देखो इसे समझ लो थोड़ा। डिसेंट्रलाइजिंग प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग स्कूल क्या है? मान लो भाई केस हुआ, आपका एक शहर है दिल्ली, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पे तो हुआ केस दिल्ली, है ना। और ये मान लो कोई बाहर का एरिया है और जहाँ पे एक भी केस नहीं है। दिल्ली छोड़ो, आप यूपी ले लो, ठीक है। यूपी में ये कोई शहर है, जैसे एक खुर्जा शहर है यूपी में, है ना। और मान लो ये एक कोई जगह है, उसके एक गांव है, गांव में तो नहीं है एक भी केस, और खुर्जा में है 500 केस। तो क्या करते हैं गवर्नमेंट, जो करती है वो पूरे जिले के स्कूल बंद कर देगी। तो इनका ये कहना, भाई पूरे जिले के स्कूल बंद मत करो, अगर शहर में कोरोना है तो शहर के स्कूल बंद कर दो, गाँवों को क्यों बंद कर दो? देखो शहर में तो ऑनलाइन फैसिलिटी है, ठीक है। गाँवों में ऑनलाइन फैसिलिटी कहाँ है? गाँवों में ऑनलाइन फैसिलिटी कम होती है, नहीं होती। तो इसीलिए ये डिसेंट्रलाइजेशन खत्म करने की बात कर रहे हैं। फॉक्सकॉन प्लांट रीओपन, यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्राइक चल रही थी, ये रीओपन हो गया है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे आए, ये देखो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। मोदी एक्सहॉर्ट यूथ टू अडेप्ट मोटो ऑफ कम्पीट एंड कंक्वेस्ट, यानी भाई तुम लड़ो और जीतो, मोदी जी ये बोल रहे हैं, अच्छी बात है। इसमें जो डिस्कस करने वाली बात है उन्हें देख लेते हैं थोड़ा सा। इनॉग्रेटिंग नेशनल यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल हर 12 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की स्वामी विवेकानंद जी ने। शिकागो में भी अपना भाषण देने गए थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है। और ये हेट स्पीच के लिए स्वामी विवेकानंद बेस्ट है कि हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि भाई जो आपका रिलीजन है वो आपका खुद का नेचर है, ठीक है, वो सबसे बेस्ट है। अब डिस्कस कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या बोला नरेंद्र मोदी जी ने, देखो नरेंद्र मोदी जी ने बोला है स्टार्ट, इस समय डिस्कस करूंगा स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है ये। यहाँ इन्होंने 2-3 टर्म दी हैं, ये देखो, ये दे मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, ये मोदी जी ने बोला स्टार्टअप इंडिया हो गया। स्टैंड अप इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, तो इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ये क्या है ना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं, देखो हम
स्टार्टअप इंडिया डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्टार्टअप इंडिया जो है लॉन्च हुआ था 2016 में। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ था 2016 में, एंटरप्रेन्योरशिप एट ग्रास रूट लेवल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन के लिए। ठीक है, इसका एम क्या था? इसका एम था भाई जो भी SC ST कम्युनिटी के लोग हैं या जो वोमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, है ना। इसमें क्या करते थे ये स्टार्टअप इंडिया में? लोन देते थे, लोन अप टू 10 लाख, लोन अप टू 1 लाख, है ना, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में। ठीक है, अच्छा ये स्पेशली एक चीज़ समझ लो स्टार्टअप इंडिया में ग्रीन मॉडल के लिए, यानी ग्रीन मॉडल का मतलब है कोई भी आप बिल्डिंग तोड़ोगे नहीं, ठीक है, और एनवायरनमेंट फोकस्ड होगा, ठीक है, यानी प्लास्टिक जैसे नहीं होगी। अगर आप प्लास्टिक की कंपनी कोई खोलना चाह रहे हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी, है ना। इसके बाद जो डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं मुद्रा योजना। ठीक है, मुद्रा योजना में क्या है? मुद्रा योजना यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, रिफाइनेंस एजेंसी। देखो माइक्रो यूनिट ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा 2015 में लॉन्च की गई थी। 2015 में ये लॉन्च देती है, अब अप टू 10 लाख रुपीज़ लॉन्च देती है ये, ठीक है। वही एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अब तो इसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड हो गया ये, हालांकि MSME के लिए स्पेशली थी, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 टाइप के लोन होते हैं। लोन का नाम होता है, पहले का नाम शिशु, जो शिशु लोन होता है वो लेस देन 50,000 होता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला लोन होता है वो होता है आपका तरुण। तरुण जो लोन होता है वो लेस देन 10 लाख होता है। और एक बीच में लोन होता है किशोर, है ना, तो जो किशोर लोन होता है वो लेस देन 5 लाख होता है, ठीक है, लेस देन 5 लाख होता है, ठीक है। समझ आया नहीं आया, है ना। और अगर इसके बाद हम थोड़ा सा मुद्रा योजना से आगे चलें तो एक और चीज़ समझ लो। मुद्रा योजना से आगे चलें तो इसमें एक चीज़ दे रखी है इन्होंने, स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया दोनों का एक ही मकसद था, विशेषकर कि भाई लाइसेंस राज खत्म हो, ठीक है, लाइसेंस राज खत्म हो, है ना, लाइसेंस राज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लैंड परमिशन जो आसानी से मिले, ठीक है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, है ना, एनवायरनमेंट क्लियरेंस हो। अच्छा, ये जो होते हैं स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया, ये इनकम टैक्स से, स्टैंड अप इंडिया स्पेशली इनकम टैक्स नहीं लगता था इस पे, यानी इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है, ठीक है। और अगर इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करें तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं? देखो अटल इनोवेशन मिशन में जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके वोकेशंस कोर्स हैं, जो भी यानी कि आपको स्पेशली किसी एक सेक्टर में आपको यानी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए अटल इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं, आप जिसमें भी हैं। अच्छा, इसका अगर आप लिंक करना चाहो तो इसे NEP से लिंक कर लो, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी। ऐसे कैसे लिंक कर लोगे इसे? तो वहाँ पे क्या होता है, आपको 6 क्लास से वोकेशनल कोर्सेज की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। वोकेशनल कोर्स यानी कि आप, अच्छा, बीच में आप कोई डिग्री मान लो जितने साल की करना चाहो उतने साल की कर लो, जितना छोड़ना चाहो उतना छोड़ दो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप में अपनी पूरी पूरी भागीदारी करें, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मोदी जी ने बोला था वोकल फॉर लोकल। बहुत अच्छी बात है, वोकल फॉर लोकल का मतलब है आप लोकल सामान ज़्यादा से ज़्यादा खरीदो, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज करो। एक मोदी जी ने बहुत अच्छी लाइन बोली है, अभी आगे भी यूज होगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज ड्राइवर्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। यूथ जो है वो खाली डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है बल्कि डेवलपमेंट का ड्राइवर है। बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। इसके बारे में अगर डिस्कस करें तो यही हो गया यहाँ तक, है ना। और अगली नेक्स्ट न्यूज है, पिलग्रिम स्टार्ट अराइविंग फॉर गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में लगता है, ठीक है। और गंगा सागर मेला जो है मकर संक्रांति के पास, यानी कि स्पेशली 14 तारीख को लगता है, ठीक है। गंगा सागर मेला साउथर्न आइसलैंड के वहाँ की साउथर्न टिप पे लगता है, ठीक है। और बताओ गंगा सागर मेला में क्या बताएं आपको, है ना। ED अरेस्ट कर लिया, केरला वर्सिटी सिंडिकेटेड, ठीक है ना। कर्नाटका हाईकोर्ट ग्रिल्स गवर्नमेंट ऑन पदयात्रा, ठीक है। पदयात्रा भाई बंद करो। एक पदयात्रा में कन्हैया कुमार जी भी गए थे, है ना। गेम्स टू बीन अपे, ये ठीक है। कॉक फायर एट हैदराबाद म्यूनसिपल ऑफिस। मकर संक्रांति फेस्टिवल कर ले आज, सबसे पहले लोहेड़ी की शुभकामनाएं जो जो भी मनाते हों लोहेड़ी, ठीक है। राहुल ब्रिंग आउट कैलेंडर टू प्रमोट वायनाड फार्म प्रोड्यूस। देखो वायनाड के जो सांसद हैं राहुल गांधी, वो फार्म प्रोड्यूस के लिए कैलेंडर लेके आए अपना, है ना, कि भाई इसमें इतनी फसल होती है, इतने किसान हैं, तो जिस टाइप से डाटा से स्पेशली डाटा लेके आए
इस डाटा से फ़ायदा क्या होगा? इस डाटा से ये फ़ायदा होगा कि उस एरिया के आपको मान लो जैसे पीएम कुसुम योजना अप्लाई करनी है, ठीक है, पीएम कुसुम योजना, या कोई भी किसानों के लिए किसान सम्मान निधि अप्लाई करनी है, ठीक है, तो कोई भी योजना के लिए आपके पास बहुत सारा डाटा हो जाएगा, है ना। तो डाटा से हमेशा फ़ायदा तो होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने आर्टिकल्स पे। ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब है ये जो गूगल वगैरह टीच प्लेटफॉर्म पे ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, ये अभी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि इन्होंने दे दिया है, जर्नलिस्ट से ज़्यादा रिलेटेड है ये। इसके बाद डिस्कस करते हैं हेट स्पीच। देखो हेट स्पीच हम डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि अगर इसमें कुछ है तो देख लेते हैं। हेट स्पीच इसमें बताया हुआ है। देखो हेट स्पीच इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हेट स्पीच जो होता है ना वो एक नाम भी पड़ जाता है। नाम पढ़ने का मतलब है कि एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मोस्ट सोसाइटीज का एग्जाम्पल दिया है। क्या हुआ था एक टाइम पे, आप हिटलर के टाइम पे देख लो, यहूदीज के खिलाफ यानी कि जो ज्यूज थे, है ना, उनके खिलाफ अगर कुछ भी बोलना था तो वो हेट स्पीच में ही ज़्यादा था। कुछ भी बोलते लोग उनके खिलाफ बोलते थे, तो ऐसी हेट स्पीच, ठीक है। अब जैसे इंडिया में ले लो, किसी भी कास्ट के खिलाफ एक हेट स्पीच, मान लो उस कास्ट का भी नाम ले लो, तो भी उन लोगों को बुरा लगता है कि मुझसे ऐसे क्यों बोल दिया, तो ये हेट स्पीच में आते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हेट स्पीच में आती हैं, है ना। सुदर्शन टीवी का एग्जाम्पल दिया है इन्होंने हेट स्पीच में, ठीक है। और ये केस चल रहा है अभी सुदर्शन टीवी वाला, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। एक और चीज़ बोल दूं, जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अपना डिसीजन ना दे, जब तक आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो डिसीजन ना दे, ठीक है, बोले कुछ भी, बोलने को आप कोर्ट कर सकते हो, लेकिन डिसीजन फाइनल होता है। फाइनल का मतलब है जब तक फाइनल होता है, जब तक उसका रिव्यू ना हो, ठीक है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे। अच्छा, और इसमें हाउएवर एज मैनी सर्कमस्टेंसेस मेड फॉर टू इनिशिएट, अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाई केस ले लिया है, तो देखते हैं क्या डिसीजन आता है। अभी ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ते हैं। टॉकिंग टू रसिया से यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, इसकी न्यूज़ आगे भी है, ठीक है, आगे डिस्कस नहीं करेंगे इसे। देखो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक यूएस और इन देशों ने मिलकर बनाया था, ठीक है, 1949 में ये बना था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अंतर्गत। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि यूरोप में इन्फ्लुएंस करना, यानी कि यूरोप की तरफ अपने पैर बढ़ाना। ये एक ट्रीटी है जिसमें अगर मान लो किसी मेंबर पे किसी बाहरी शक्ति के द्वारा अटैक होता है तो सारे एक साथ मिलकर लड़ेंगे। मुद्दा क्यों चल रहा है? ये मुद्दा इसलिए चल रहा है कि अब मेन जो मुद्दा है वो यूक्रेन के ऊपर है। यूक्रेन क्या है? यूक्रेन के पास रसिया की सेना देखी गई थी। रसिया की सेना देखी गई तो यूएस ने तुरंत बोला भाई तुम्हारी सेना क्या कर रही है? रसिया ने बोला कि नहीं नहीं, हमारी सेना तो वहाँ पे खाली बस एक्सरसाइज कर रही थी। लेकिन यूएस बोला नहीं, हमें भरोसा नहीं है। उन्होंने वहाँ अपने तुरंत सैनिक भेज दिए, बहुत सारे सैनिक, 10,000 50,000 50,000 भेजे शायद, वो सैनिक उन्होंने वहाँ अपने डिप्लॉय कर दिए। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है? रसिया और यूएस जो है वो कोल्ड वार से पहले से ही दुश्मन है आपस में, ठीक है, कोल्ड वार की टाइम से रह चुके हैं। अब दोनों आपस में मतलब एक अच्छी बात क्या हुई है कि दोनों आपस में बात करने बैठ चुके हैं। चलो भाई बात तो करते करते हैं, ठीक है। इसमें नुकसान किसका होगा? देखो अगर रसिया जो है वो ये बोल रहा है कि अगर यूएस ऐसे करेगा, यूएस तो ये बोल रहा है कि रसिया जो है वो एग्रेसिव इन नेचर है, ठीक है, और रसिया ये बोल रहा है कि ये हमारे यूरोप पे कब्जा करना चाहते हैं, यानी यूरोपियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ रहा है इनका, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बातचीत करने आ गए, बहुत अच्छी बात है, बातचीत चलेगी इनकी। देखते हैं, यूक्रेन के भी कल जो नेता हैं उन्होंने बोला था, जो मुखिया हैं, कि भाई इस मुद्दे को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करके सुलझाओ, ठीक है। तो यूक्रेन भी बोल रहा है इस बात को। नुकसान क्या क्या होता है सर ऐसे बाल कंडीशन से? देखो बाल होता है तो हर देश को, और स्पेशली जिस कंडीशन पे हो रहा है ना, एक्स्ट्रा इकोनॉमी पे फर्क आता है, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट पे फर्क आता है, ठीक है, वहाँ के स्टूडेंट्स पे, वहाँ की पॉपुलेशन पे फर्क आता है ना, वहाँ इन्फ्लेशन, दोबारा इन्फ्लेशन आ गया, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें, देखो 1 लाख ट्रूप्स भेजी है, 10,000 50,000 नहीं, 1 लाख लगभग, है ना। तो अच्छा ये क्या बोल रहे हैं कि भाई 1990 में तुम्हारी जितनी सेना थी तुम उतनी रखो, यहाँ पे ज़्यादा मत भेजो, ठीक है। अच्छा अब ये बात है कि NATO जो है उसका एक्सपेंशन जो हो रहा है, रसिया ने उसे कहीं ना कहीं रोक दिया, तो उनकी फर्स्ट विक्ट्री मानी जा रही है ये, ठीक है, पुतिन साहब की ये फर्स्ट विक्ट्री मानी जा रही है ना। और डीप इनसिक्योरिटी है ही है इससे। अच्छा क्या हुआ था? रसिया ने मिलिट्री 2008 में जॉर्जिया से क्रीमिया वापस ले लिया था, क्रीमिया फ्रॉम यूक्रेन से वापस लिया था, ठीक है। तो ये देश की बात है। अच्छा कोल्ड वार मेंटेलिटी है दोनों की, निश्चित रूप से हमें पता है, तो कोल्ड वार मेंटेलिटी को हटाना है ये। अच्छा नेक्स्ट लेवल टॉक होगी इनकी, तो उसमें देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अपनी ओर से कोई रिजल्ट नहीं देना है, ठीक है। तो ये थी, अगर गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बार बार बोलने की आदत सी पड़ गई अब तो, ठीक है। एक्ट नाउ रीकास्ट द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ ईसीआई। देखो थोड़ा सा अगर ईसीआई अगर हम डिस्कस करना चाहें
पहले तो ये बता दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ। ये मैंने बताया 1-2 दिन पहले बताया था 9 जनवरी को, है ना। सीईसी कौन है, कमेंट करके बताओ सीईसी कौन है इस समय, ठीक है, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। थोड़ा सा सीईसी पे, इलेक्शन कमीशन पे बात कर लेते हैं। देखो इलेक्शन कमीशन जो है ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, ऑटोनॉमस अथॉरिटी है, ठीक है। आर्टिकल 324 में दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन। 324 क्लॉज 2 इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। मल्टी मेंबर बॉडी है, मल्टी मेंबर का मतलब है एक से ज़्यादा मेंबर हैं। इस समय एक सीईसी 2 ईसी हैं, ठीक है। सीईसी जो है उसे हटाते कैसे हैं, उसे हटा सकते हैं हम मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेस पे, ठीक है। अच्छा, इसका जो टेन्योर है वो पार्लियामेंट हालांकि फिक्स करता है, लेकिन वर्तमान में 60 ईयर्स पहले हो या 65 ईयर्स, है ना, दोनों फिक्स हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हटाने का प्रोसेस है वो उसे इम्पीचमेंट नहीं बोलते, लेकिन प्रोसेस इम्पीचमेंट जैसा है। क्या प्रोसेस है, खाली सीईसी के लिए है ये, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। प्रोसेस ये है कि 2/3 मेंबर जो हैं, 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग करने चाहिए पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट साहब इसे अपनी परमिशन दे देंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और चीज़ समझ लो, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, यानी जो चीफ नहीं है, वो रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी के बेस पे हटा दिए जाएंगे, प्रेसिडेंट उन्हें हटा देंगे, ठीक है। अच्छा, ईसी का काम क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, इनके ये इलेक्शन कराता है, ठीक है। कौन से पार्ट में ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के 15th पार्ट में, एक्सवी पार्ट में है, ठीक है। आर्टिकल 324 से 329 इसके इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, 324 से 329, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी और बात करें इसमें, तो इलेक्शन कमीशन के लिए नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 324 क्या कहता है, 324 बोलता है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल वेस्टेड इन ईसीआई, यानी वो इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। आर्टिकल 325 क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति रिलीजन, रेस, कास्ट के आधार पर इनएलिजिबल नहीं है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनने के लिए, ठीक है। अब इसमें जो आर्टिकल में यही दिया हुआ है, आर्टिकल 326 इलेक्शन टू हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, ठीक है। और ये बोलता है भाई एडल्ट सफरेज के बेस पे इलेक्शन होगा, आर्टिकल 326 बात करता है। 327 बात करता है कि लेजिस्लेचर के संबंध में पार्लियामेंट कोई लॉ बना लेगा। 328 बात करता है कि लेजिस्लेचर अपने स्टेट इलेक्शन के लिए कोई लॉ बना लेगी, है ना। 329 बात करता है कि जो इंटरफ्रेंस होता है, यानी कि किसी भी पार्टीज में इलेक्टोरल मैटर में, ठीक है, वो आर्टिकल 329 के अंतर्गत आता है। जो पार्टीज में मान लो लड़ाई हो रही है, सिंबल की लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 329 में आता है। बहुत तेज से डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो अप्लाई करता है वो यही ईसीआई करता है। अगर इसका एग्जाम्पल समझना चाहो तो कल केजरीवाल जी ने डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करी थी पंजाब में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू कर दी तो उसे ईसीआई ने तुरंत नोटिस दे दिया उनको, ठीक है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ना। लिमिट कि भाई आप एक्सपेंडिचर कितना करोगे, ये लिमिट करता है, ईसीआई लिमिट करता है। ईसीआई जो है वो डीलिमिटेशन कमीशन जो है, डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट, यानी कि लोकसभा कितनी बड़ी होगी, राज्यसभा सीट कितनी बड़ी होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट यहाँ तक होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो है ये ईसीआई के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। इसमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, इसमें बोला है कि भाई जो एक आपको ध्यान हो तो इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो उस मीटिंग का मतलब ये था कि भाई जो ईसीआई है वो एकदम नॉन बायस्ड नहीं है, बायस्ड है कहीं ना कहीं। तो इसके लिए इनके लिए ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट कमेटी होनी चाहिए कि भाई ठीक है आप इसे करो, है ना। और इस ये बात क्लियर हो गई। तो इस आर्टिकल में यही दिया हुआ है सर। आगे जो ईसीआई का काम होना चाहिए वो इक्वलिटी, देखो इक्वलिटी, है ना, इक्विटी, ठीक है, इम्पार्शियलिटी इन बेस पे होना चाहिए। ईसीआई को काम इन बेस पे करना चाहिए। ईसीआई जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। इस आर्टिकल में ये दिया हुआ है। और अगर आपको कुछ लग रहा है कि कुछ दिया हुआ है, 324 क्लॉज 2 ये देख लो, एक मेन लाइन है ना। इट विच प्रोवाइड बोथ नंबर ऑफ टेन्योर एंड इलेक्शन कमिश्नर शैल बी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड इन द बिहाफ। ये क्यों दिया गया, देखो या तो पार्लियामेंट बनाए या प्रेसिडेंट बनाए, क्यों दिया हुआ है। बी आर अम्बेडकर साहब ने बोला था, मान लो कोई इलेक्शन कमिश्नर आ गया, अब आपने तो 5 साल की टर्म दे दी, मान लो फिक्स कर दी थी ये, है ना। अब इलेक्शन कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर की बात मान रहा है, तो आप क्या करोगे भाई, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट चाहेंगे तो उसे हटा देंगे कि नहीं नहीं 5 साल की नहीं है, तुम हटो यहाँ से, निकलो, बहुत देर होगी तुम्हें, है ना। तो ये सब्जेक्ट टू क्लोज है, इंट्रोड्यूस है, ठीक है। जुडिशरी कोड एक्ट कर सकती है। वायलेशन किस किस का है, आर्टिकल नंबर 14 का, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 का भी वायलेशन है ये, भाई राइट टू इक्वलिटी नहीं है तुम पे कहीं ना कहीं,
है ना, एक ये आई थी जस्टिस तालकुंडे कमेटी 1975 में। इसने क्या बोली थी कि ये अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा अपोजिशन लीडर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उसमें होने चाहिए, ठीक है। दिनेश गोस्वामी कमेटी भी आई थी, सेकंड आर्क रिपोर्ट भी आई थी, है ना। उन्होंने बोला है कि लॉ मिनिस्टर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इस कॉलेजियम में इंक्लूड होने चाहिए जो इसे अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करें ईसीआई के बारे में, तो नेचर ऑफ ईसीआई जो है वो मैंने बता दिया। एक अच्छा नेचर ऑफ ईसीआई जो है वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी कि क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होती है? देखो, क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, मान लो कोई भी इलेक्शन डिस्प्यूट है, तो उसमें कोर्ट अपना मैटर नहीं करता, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट का मतलब पार्टी में डिस्प्यूट है, पार्टी के सिंबल में डिस्प्यूट है, कौन उन्हें सिंबल देगा, ठीक है। तो इस सब चीज़ का काम जो करता है वो कौन करता है? वो करता है ईसीए, इलेक्शन कमीशन। ईसीआई नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई एक ही बात है, ठीक है। ये सारा काम किसका होता है? ईसीआई का। तो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अगर इसके बाद हम थोड़ा सा ईसीआई को और डिस्कस करें तो 324 क्लॉज 2 हो गया है ना, बट है अभी तक कोई लॉ बना नहीं है, वही 6 ईयर्स और 65 ईयर्स है। तो ईसीआई के आर्टिकल में इतना था। सर नेक्स्ट चल लेते हैं, बहुत देर हो गई तेज बोलते बोलते। अच्छा, अगर ये आ जाए तो बहुत जल्दी आ जाएगा, उससे पहले आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, चैनल को लाइक करो, ठीक है भाई। सब्सक्राइब तो कर दिया करो यार, आपका क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, है ना। रीपिंग इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होती है वो होती है एज 15 से 59 साल। बहुत अच्छी लाइन खींचनी है, 15 से 59 साल के बीच में, यानी कि 15 से 59 साल की एज जो है उसे डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इंडिया की जो वर्तमान एज है वो लगभग 30-36 भी है कहीं पे, है ना। अभी देख लेंगे डाटा में कितनी दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो इंडिया की जो एज है इस समय 20 ईयर्स नाउ, ठीक है, 20 ईयर्स नाउ है, और 36 ईयर्स हो जाएगी 2036 में। यानी कि अब लगभग पॉपुलेशन जो है वो 29% के 29 ईयर्स के आसपास है ना। अच्छा, दूसरा जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो मतलब सीनियर सिटीजन जो है इंडिपेंडेंट, उनकी डिपेंडेंसी कम हो रही है अब डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। कम क्यों हो रही है? क्योंकि जब भाई वो है ही नहीं तो किस पे डिपेंड रहेंगे, वो तो निकल लिए इस दुनिया से, है ना। अच्छा, बात करते हैं सर ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखो इसमें क्या बात कर रहे हैं, अगर फर्टिलिटी डिक्लाइंस हो गई है, ठीक है, अब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बूढ़ी होगी, जवान तो होगी नहीं। तो अब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में बोल रहे हैं कि भाई हाइयर इन्वेस्टमेंट पर चिल्ड्रन करो। देखो मैं बताता हूँ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों दिया है। इन्होंने बोला है कि इसका फ़ायदा उठा लो जितना फ़ायदा हो सके। जैसे मोदी जी ने बोला है कि ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैं, है ना। तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात है। इस थोड़े से डाटा की बात कर लें अगर हम, मीडियन एज जो है वो 24 ईयर से 29 ईयर्स हो गई है। देखो बढ़ती जा रही है, 36 ईयर 2036 में हो जाएगी, है ना। रेशियो एक्सपेक्टेड डिपेंडेंसी रेशियो 65% टू 54% हो गया है, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन पे डिपेंडेंसी रेशियो, अब इसमें थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज देख लेते हैं क्या क्या बोला उन्होंने, कैसे करना चाहिए। सिंगापुर, ताइवान, साउथ कोरिया ने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बेस्ट यूज किया है। अब देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है भाई नेशनल ट्रांसफर अकाउंट की असेसमेंट की पॉलिसी को आपको बड़े ध्यान से यूज करना चाहिए, है ना। नेशनल ट्रांसफर अकाउंट का मतलब होता है कि इंडिया में चाइल्ड कितना कंजप्शन कर रहा है, ठीक है। वो जितना कंजप्शन करेगा उतना इन्वेस्टमेंट उतना प्रोडक्शन आपको वापस दे देगा। दूसरा ये है चिल्ड्रन में ज़्यादा से ज़्यादा, चिल्ड्रन और जवान बच्चे जो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करो। ये क्यों बोला? क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक ह्यूमन कैपिटल में इंडिया की रैंक खराब है एशिया में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने थर्ड बोला है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी बात है, महानता रही है तुम्हारी, तुमने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। थर्ड केस में क्या दिया है इन्होंने? थर्ड केस में बोला है कि आप हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। देखो जितनी हेल्थ अच्छी होगी उतनी इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, ठीक है, उतनी पब्लिक अच्छी होगी, आपके इकोनॉमी पे कम खर्चा होगा हेल्थ पे। अभी आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो बाद में आपकी इकोनॉमिक हेल्थ बची रहेगी, इकोनॉमिक हेल्थ प्लस हेल्थ ऑफ इकोनॉमी दोनों चीज़ें बची रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अगर इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करें तो 1% जीडीपी है अभी तो खाली, हेल्थ पे 3% खर्चा होने का बात की हुई है ना। एक इसमें फोर्थ रह गया, फोर्थ है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी करो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एसेसिबल होनी चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल में होनी चाहिए। फिफ्थ क्या है, एजुकेशन को आप जेंडर डिफरेंशियल्स में ख़त्म करो। जैसे एक पॉलिसी आई है आपकी, अगर आप लोग ध्यान हो तो स्टेम पॉलिसी, एक स्टेम यहीं डिस्कस कर लेते हैं, अगले आर्टिकल में भी वही है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, है ना। इसमें क्या है कि भाई लड़कियों को भी स्टेम ब्रांच में डालो, ठीक है। यानी वो भी अपने जेंडर बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि ये काम करेंगे ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। उससे इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, लड़के या लड़की दोनों टर्सरी सेकेंडरी एजुकेशन में जाएं, ठीक है, यानी वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करें। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं
सिक्स में क्या है, सिक्स में इंडिया को बल्क फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, उनके वेजेस बढ़ाने चाहिए, अपनी इंडस्ट्री बढ़ानी चाहिए, ये सब इसमें है। ठीक है, और अगर आगे डिस्कस करना चाहो तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर ये आ जाए तो। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, उसके बाद क्या, इंक्रीजिंग चाइल्ड केयर बेनिफिट्स है ना, बूस्टिंग, देखो ये रहे चाइल्ड केयर बेनिफिट्स, बूस्टिंग टैक्स इंसेंटिव, ये सब पार्ट टाइम वर्क है, ये करना चाहिए। ठीक है, साउथ कोरिया की फीमेल पार्टिसिपेशन जो 5% है, हमारी तो नहीं है, 50% है, सॉरी, हमारी तो नहीं है अभी 50%। डाइवर्सिटी जो बिटवीन स्टेट्स है उसे एड्रेस करना चाहिए, उसका जो फ़ायदा है वो लेना चाहिए, उसके जो नुकसान है उनको ख़त्म करना चाहिए। ठीक है, और 8 क्या है भाई, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए आपको जो रिफॉर्म लाना है वो रिफॉर्म आप लेके आओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ? इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसे डिस्कस कर लेते हैं। ये है ना, इसमें क्या बोला हुआ है इन्होंने, इनोवेशन के बारे में बोला हुआ है। एक चीज़ देख लो, ब्रॉडर रीच स्टेम साइंस, जो मैं अभी बोल रहा था, है ना, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, और इस आर्टिकल में खास कुछ नहीं है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम थ्रेट्स रिमेन्स इन ईस्टर्न लद्दाख, है ना। ये जो है नालवाड़े साहब, इन्होंने बोला है, आर्मी चीफ जो है, कि भाई अभी रिमेन्स है ईस्टर्न लद्दाख में, रिमेन्स हैं थ्रेट जो धमकी मान लो उससे। ठीक है, हेड स्पीच लिटिल इन्फ्लेशन डिस्कस कर ही लिया है हमने। 19 इंडियन साउथ एक्स्ट्रा, ये देख लो थोड़ा सा, इसे देख लो। सोमनाथ अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। देखो सोमनाथ जी जो है वो न्यू चेयरमैन बन गए हैं इसरो के। पहले चेयरमैन कौन थे? पहले चेयरमैन थे के सिवन, यही थे ना चेयरमैन पहले। ठीक है, अब नए इसरो चेयरमैन बन गए हैं सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ जी, मिस्टर सोमनाथ, इन्होंने जो काम किया है वो किया GSLV-M के थर्ड पे। थोड़ा सा अगर GSLV-M के थर्ड पे बात करें तो GSLV-M के थर्ड जो है लॉन्चिंग व्हीकल होता है, लॉन्चिंग व्हीकल होता है जो ज़्यादा लोड की वो होती है मिसाइल्स, उनको लॉन्च करता है। ठीक है, अच्छा, इसने ध्यान, अगर आपको पता हो तो चंद्रयान 2 मिशन जो था, चंद्रयान 2 मिशन, वो GSLV-M के थर्ड के द्वारा लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसमें एक चीज़ दी गई है जियो मिसाइल्स के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी मिसाइल डिस्कस कर लेते हैं कि मिसाइल्स के बारे में इन्होंने क्या दिया है। तो जो मिसाइल होती है उसकी जो स्पीड होती है 5 मैक, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुनी जो होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग जियो सिंक्रोनियस मिसाइल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, नहीं हुई? जियो सिंक्रोनियस मिसाइल की अगर बात डिस्कस करें तो GSLV-M के थर्ड इन्होंने काम किया है। PSLV जो होते हैं वो लॉन्च व्हीकल्स, ये असलियत में लॉन्च व्हीकल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? लॉन्च व्हीकल्स, ये होते हैं लॉन्च व्हीकल्स, है ना। अच्छा, अगर इसके बाद और अगर थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहें लॉन्च व्हीकल के अलावा, तो इसमें एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक होती है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल, वो आगे भी काम आएगी, नॉर्थ कोरिया की है, उसे भी समझ लो, मैंने समझाई थी पहली वीडियो में अपनी में, 7 तारीख के न्यूज़पेपर में आई थी ये। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स क्या होती हैं? हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल सर कुछ नहीं होती, ये बस पहले एटमॉस्फेयर में जाएंगी, कन्वेंशनल रॉकेट पे जाएंगी, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी वगैरह को यूज करेंगी, और ये एटमॉस्फेयर से फिर टारगेट पे अप्लाई हो जाएंगी। ये होती हैं हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल्स। ठीक है, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई? है नहीं इसमें कुछ खास, है ना। और अगर देखें तो गगनयान ह्यूमन स्पेस जो है बेटिंग, अब कौन सा मिशन आने वाला है? देखो, गगनयान ह्यूमन स्पेस मिशन आने वाला है। गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन का एक और चीज़ आप समझ लो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, वो भाई स्पेस में ह्यूमंस को भेजने की शुरुआत कर रही हैं, मतलब प्रोसेस शुरू हो चुकी है कि ह्यूमंस को भी स्पेस में एज ए टूरिज्म भेजा जाएगा, है ना। तो उसके लिए भी इसरो इस समय बहुत मायने रखता है। ठीक है, और अगर इसमें कुछ नया देखें न्यूज़ में तो कुछ है नहीं। GSLV-M के थर्ड मैंने बता दिया क्या होता है। ठीक है, और हाफ ईयर डायरेक्टेड लिक्विड सिस्टम, प्रोपल्जन सिस्टम वही होता है कि मान लो लिक्विड है, फिर उसके बाद सॉलिड प्रोपल्जन सिस्टम होता है, रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम होते हैं, ये सारे प्रोपल्जन सिस्टम होते हैं। GSLV जिस दिन मिसाइल डिस्कस करेंगे तो उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, होम मिनिस्टर असम मेघालय डिस्प्यूट देख लो, असम मेघालय का डिस्प्यूट क्या है। अगर बात करें असम मेघालय डिस्प्यूट की, तो मेजर ऑफ कंटेंशन बिटवीन असम एंड मेघालय जो है वो है एक डिस्ट्रिक्ट है लांगेफ इन वेस्ट गारो हिल्स, है ना, वेस्ट गारो हिल्स में, कामरूप डिस्ट्रिक्ट में, असम में, कि उस पर सबसे ज़्यादा लफड़ा चल रहा है कि भाई ये मेरा कि ये तेरा। ठीक है, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? असम कंसीडर जो करता है इसे भाई मिकिल हिल्स बोलता है। ठीक है, मेघालय बोलता है नहीं नहीं ये तो कार्बी एंगलोंग रीजन का है। ये सारी दिक्कत आ रही है ब्रिटिश रीजन से। ठीक है, ब्रिटिश ने अलग डिफाइन किया था, ये लोग अब अलग डिफाइन कर रहे हैं। ये सारी रीजन दिक्कत आ रही है। असम का जो फाउंडेशन डे है वो भी है असम का या मेघालय का, ये बताओ जल्दी से, है ना। मेघालय का फाउंडेशन डे, स्टेटहुड डे जो है वो है जनवरी 21 को, है ना। असम से ही मेघालय अलग हुआ था।
है ना, असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, ठीक है, और इसमें कोई न्यूज है नहीं अभी, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो ख़त्म होने ही चाहिए। हिंदू मल्होत्रा पैनल का नाम याद कर लो अभी, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रीच कल डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया था बहुत मतलब डिटेल में। बाल्क रेटिंग क्या होती है, थोड़ा सा बाल्क रेटिंग देखो। बाल्क रेटिंग जो होती है ये टीआरपी डिसाइड करती है, यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स होती है। ये बीच में बैन हो गई थी क्योंकि इसकी टीआरपी जो थी वो प्रोविजंस के आधार पे नहीं थी, है ना। तो कौन सी मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इससे रिलेटेड है, ठीक है। अब बाल्क ने बोला है कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी नई जो पॉलिसीज हैं उनके आधार पर अपनी डाटा रिलीज करेंगे। ये क्या होता है, लगभग 45,000 घरों में ये अपना सेटअप लॉन्च करते हैं। वहाँ से देखते हैं टीवी कितनी देर चला, कौन सी न्यूज़ चली, कौन सा चैनल चला, ठीक है। ऑडियो वीडियो सब देखते हैं, तो वहाँ से अपनी टीआरपी ये डिस्कस करते हैं। हर साल ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और BARC में लगभग आज इतना ही है। यूपी गवर्नमेंट फॉर ब्रेकिंग कास्ट, दोबारा से ऐसे न्यूज काटो, ठीक है। इसके बाद अरेस्ट अगेंस्ट बीजेपी, ठीक है। अरेस्ट वारंट आ गए, क्या करें, आ गए तो आ गए, है ना। ये देखो, एबॉलिश ऑल इंडिया कोटा इन फुल स्टेट फंडेड मेडिकल कॉलेज। ये बोल रहे हैं कि ऑल जो कोटा मिला हुआ है वो कैंसिल करो। भाई देखो, कोटा जो है मतलब व्हीकल सेक्शन के लिए होना चाहिए, चाहे किसी भी रीजन में वो व्हीकल हो, ठीक है। इसके बाद ये न्यूज हो गई, अगर मनीष तिवारी सीक्स डिबेट ऑन सीएम फेस फॉर कांग्रेस इन पंजाब, कोई डिस्कशन नहीं है अपना इससे, ठीक है। बीजेपी पोल कैंपेन इन उत्तराखंड बिगिंस, दोबारा ऐसे करो ना, इसे क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ठीक है। और इसमें यही न्यूज है आगे, है ना। रूमर्स ऑफ अलायंस इन गोवा, नहीं कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मत करो, करो तुम्हारी ही मर्जी, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, अगर आ जाए तो उससे पहले आप सब्सक्राइब कर दो, जब ही आएगा, है ना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा, देखो आपने सब्सक्राइब किया तो आ गया, नहीं किया तो कर दो भाई, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो स्टेट डायरेक्टेड टू एनश्योर बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। रिपोर्ट 2,41,000 नए केस आ गए हैं, ठीक है। ओमिक्रॉन नॉट कोल्ड, कॉमन कोल्ड नहीं है, ये बताया इन्होंने, है ना। मेरे हो रही है कॉमन कोल्ड आज, ठीक है। नागालैंड प्रोब रिपोर्ट सुन, नागालैंड की रिपोर्ट सुन जल्दी आएगी, कुछ नहीं है इस न्यूज में। ये देखो, नेटो NATO हमने डिस्कस कर लिया है। अच्छा, ये NATO में एक लाइन डिस्कस कर लिया यहाँ पे, जो मॉस्को वो ये बोल रहा है कि भाई कास्ट आयरन गारंटी, यानी कि लोहे की जैसी गारंटी दे दो कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि ये जो अलायंस है ये अपना टेरिटरी की तरफ अपना एक्सपेंड नहीं करेगा। वो मांग रहे हैं एकदम गारंटी वाली। US बोल रहा भाई गारंटी हम पे अपनी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारी गारंटी हम कैसे दे दें, है ना। तो वो गारंटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे सारा मुद्दा है। श्रीलंका सीक्स न्यू चैनल ऑन, भाई बहुत चैनल लोन दे ले रहा है, क्या ही बोलूँ आगे, बस बर्बाद होने की कैटेगरी पे ही हो जाएगा, चैनल लोन ज़्यादा ना ले, है ना। हांगकांग टू लिस्ट आउट मोर नेशनल सिक्योरिटी ऑफेंस, हांगकांग जो है वो यानी नेशनल सिक्योरिटी ऑफेंस में ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट कर दिया कि लोकल लेजिस्लेशन में क्या होना चाहिए। हांगकांग देखो इसलिए मुद्दा बन जाता है ये चाइना का पार्ट होने के नाते, है ना। स्पेशली कि पार्ट है नहीं है जो भी है ना, कि इसमें लोकल अथॉरिटी ज़्यादा आ जाती है ना। तो ये चीज़ें इसमें किम अर्स मोर मिलिट्री मिसाइल्स, इन्होंने नॉर्थ कोरिया ने एक पहले हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी टेस्ट की थी। हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल मैंने बता दी, वो किसी कन्वेंशनल व्हीकल पे जाती है, एटमॉस्फेयर में जाती है, वहाँ से ऐसे लॉन्च होती है, बड़ा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सऊदी टू बिल्ड 14,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे। सऊदी जो अरेबिया है वो न्यू रेलवे बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगर डिस्कस करें, ओमिक्रॉन इज डेंजरस फॉर अनवैक्सीनेटेड, WHO ने बोला है भाई वैक्सीनेट हो जाओ, नहीं हुए हो तो, ठीक है। जॉनसन सॉरी फॉर अटेंडिंग गार्डन पार्टी, देखो वो सॉरी बोल देते हैं वो लोग, है ना। अगर पार्टी भी अटेंड करिए तो इसलिए सॉरी बोल देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर नई न्यूज़ देखें तो मुझे लग नहीं रहा कि आगे कुछ बचा है अब, है ना। ये सब न्यूज़ हैं, ये जो भाई इकोनॉमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए खास न्यूज़ होती हैं। UPSC के लिए ये देख लो, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो है वो रोज हुआ है, इंक्रीज हुआ है किस में, दिसंबर में, अप्रैल से दिसंबर में, अच्छी न्यूज़ है, ठीक है ना। और मतलब एक लाइन की न्यूज़ है ये, ठीक है। वुडंट बिकम PSUs, अच्छा ये PSUs का एक समझ लो, देखो कल जो गवर्नमेंट ने स्टेक लिया था उसमें 38.5% स्टेक लिया था, अभी बोल रहा भाई ये PSU नहीं बनेगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं बनेगी। ये होता है ना जिसका सबसे ज़्यादा स्टेक होता है वो उसका मालिक होता है, लेकिन PSU जब होती है जब 50% से ज़्यादा स्टेक हो ऑफिशियली जो है। इसके बाद ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है। तो गाइस अगर आप देखो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ठीक है। KNP एनालिसिस चैनल का नाम है, ठीक है। और अगर कोई नई न्यूज़ होगी, एक और नई वीडियो आ रही है हिस्ट्री के एक्ट पे, उसे भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, ठीक है। सब्सक्राइब करो, जब भी हटूंगा यहाँ से, करो सब्सक्राइब पहले जल्दी से।